नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली जो आपकी क्लास 12 का जो आपका होम साइंस का चैप्टर 2 रहने वाला है, जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार की। इस चैप्टर को हम कंप्लीट समझने वाले हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको वो समझाने वाली हूँ। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सके इस चैप्टर से वो आपको समझ में आ सके। अब यहाँ आपने अपना नाम देखा है इस चैप्टर का, तो नैदानिकी है, पोषण और आहार की। अब नैदानिक पोषण और आहार की, यहाँ पे हमें इससे क्या पता चल रहा है, आहार की है। यहाँ हमें देखिए, फर्स्ट हम ये नहीं देखेंगे कि हमें जिसका मतलब समझ में आ रहा है, हम वो नाम नहीं देखेंगे। ये देखते हैं कि यहाँ पे आहार की दे रखा है आपको, तो आप आहार की का मतलब समझिए। अब यहाँ पे आहार रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है ना कि आहार की, आहार से रिलेटेड है। तो हमें इतना तो समझ लेना है चैप्टर के नाम से कि हम चैप्टर में समझने क्या वाले। अब यहाँ आपने आहार की देख लिया, आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि इस चैप्टर में हम आहार के बारे में जो चीजें है उसको समझने वाले हैं। इसमें हम डाइट वगैरह है उसके बारे में समझेंगे, और किस तरीके के हम देखेंगे कि पोषण वगैरह है, भोजन वगैरह वो किस तरीके से हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम ये सारी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो आपका जो ये चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करते हैं और इसके सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हैं। ये आपके टॉपिक्स दे रखे हैं कुछ जो हम करने वाले हैं। अब यहाँ फर्स्ट आ गया आपका भोजन। अब आप भोजन से क्या समझते हैं? तो भोजन को हम इजी लैंग्वेज में बोले तो भोजन वही है जो खाना हम खा रहे हैं, वही भोजन होता है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब तो अलग दे रखा होगा बुक में, या आप किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपसे पूछ ले कि भोजन क्या है, आहार क्या है, तो आप इस तरीके से तो बता नहीं सकते। उसके लिए एक प्रॉपर आंसर चाहिए होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आहार या भोजन जो है आपका क्या है। तो आहार जीवन का एक आधार है। यहाँ आपको लाइन दे रखी है कि जो आहार है वो जीवन का आधार है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आहार आवश्यक है। अगर आप आहार नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कमजोरी होगी, आपको वीकनेस होगी, आप कोई भी काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे आहार को क्या बताया है, हमारे जीवन का आधार। अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बृहत्काय जंतुओं, मनुष्य, वृक्षों तथा अन्य वनस्पतियों को आहार ग्रहण करना पड़ता है। अब यहाँ क्या बता रखा है कि अत्यंत सूक्ष्म मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, उन प्राणियों से लेकर जो बृहत्काय मतलब बहुत बड़े होते हैं, सभी को ही क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। वो मनुष्य हो, वृक्ष हो या अन्य वनस्पतियां है, उनको सभी को ही यहाँ पर आहार की आवश्यकता होती है। किसी ना किसी तरीके से वो अपना आहार जो है वो ग्रहण कर ही लेते हैं। जैसे हम देखिए तो हम पादप वगैरह में होगा, उसमें से हम देखते हैं। अब यहाँ पे वनस्पति के बारे में बता रखा है, तो आपने प्रकाश संश्लेषण वगैरह सुना होगा, तो वही सब वहां से ये अपना जो आहार है वो ग्रहण करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ऊर्जा लेने के लिए। अब यहाँ बता रखा है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल अथवा प्रोटीन से बना हो, जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन कहते हैं। अब यहाँ सेकंड डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा मतलब, अब यहाँ पे प्रोटीन की बात की गई है कि कौन कौन सी चीजें उस भोजन में पूरी तरीके से उपयुक्त हो। तो यहाँ उसके नाम बताए गए, जिस भोजन में शर्करा हो, वसा हो, जल हो, प्रोटीन हो, यही जो है जीव जगत के लिए जो जीव जगत है वो ग्रहण करता है, उसी को हम भोजन कहते हैं, उसी को आहार कहते हैं। मतलब भोजन ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे हैं, उसमें जब ये सारी चीजें उपयुक्त मात्रा में होंगी, जैसे तभी हम इसको संतुलित भोजन कह सकेंगे। मतलब हम जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, वो भी एक तरीके से भोजन है, लेकिन हम उसको संतुलित भोजन नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पे जो उचित चीजें जो हमारे भोजन में, आहार में आवश्यकता होती है, जिससे जो है हमारा आहार पूर्ण होता है, उन सब के बारे में बता रखा है। जीव न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए भोजन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो जीव है वो सिर्फ जीवित रहने के लिए भोजन नहीं करते। अब भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमें ताकत मिले, हम जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा प्राप्त हो। तो यहाँ सिर्फ ये तो नहीं है कि हम जीने के लिए भोजन कर रहे हैं, खाना खाएंगे हमें प्रोटीन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, पावर मिलेगा। तो हम जो कार्य करना चाहते हैं या जिसमें हम कार्य को करने की कोशिश करें, प्रयास करें, तभी हम कर पाएंगे। अगर हम भूखे हैं, हमें खाना नहीं मिला है,
वीकनेस हमें बहुत ज्यादा होगी, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बता रखा है कि सिर्फ जीवन जीने के लिए ही नहीं, हम जो है स्वस्थ रहने के लिए, सक्रिय जीवन बिताने के लिए भी कार्य करते हैं। भोजन से ही जो है हम स्वस्थ जीवन बिताते हैं। अब भोजन में हमें प्रचुर मात्रा में सारे जो पोषक तत्व है वो प्राप्त होंगे, तभी जो है हमारा जीवन जो है वो एक सक्रिय रूप में चल पाएगा, मतलब एक नॉर्मल लाइफ हम जी पाएंगे। वरना हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी, कमजोरी हो जाएगी और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। भोजन में अनेक पोषण तत्व होते हैं जो शरीर का विकास करते हैं। अब भोजन हम किस लिए करते हैं, अब इसमें भी एक पॉइंट बता सकते हैं कि भोजन हम करते हैं शरीर के विकास के लिए। शरीर का विकास होता है, ग्रोथ होता है। अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो किस लिए करते हैं, जिसमें हमारा फायदा हो। अब यहाँ भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, अब मनुष्य है या कोई भी जीव जंतु है, कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी कुछ भी है, तो वो भोजन किस लिए ग्रहण करते हैं, अपने विकास के लिए, अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, ताकि विकास हो सके, उनके शरीर में वृद्धि हो, ताकत ज्यादा मिल सके, ज्यादा लंबे समय तक वो लोग टिक सके, मतलब जिंदा रह सके। इसीलिए जो है हम भोजन करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं और शरीर और शक्ति प्रदान करते हैं। अब भोजन हमें शक्ति भी प्रदान करता है। हमारे शरीर में अगर कहीं आवश्यकता होती है, कहीं अंदर ही त्रुटि हो जाती है, तो हम देखेंगे कि हम उचित मात्रा में जब भोजन करेंगे, जिस तरीके का भोजन हमें चाहिए वैसा भोजन करेंगे, तो जो अंदरूनी त्रुटि होती है वो ठीक हो जाती है। तो वही कि ये हमें शक्ति भी प्रदान करता है और जो त्रुटि होती है उनको भी दूर करता है। अब यहाँ नेक्स्ट आपका दे रखा है पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण से क्या समझ में आता है, तो पोषण से हम देखेंगे वो सारे मतलब चीजें जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमें शक्ति प्रदान करती है। हम तो यही पोषण को जानते हैं। अब पोषण की एक अलग डेफिनेशन ही आपको बता रखी है कि साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि पोषण एक प्रकार की वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीव जंतु अपने बाह्य वातावरण जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके ग्रहण करते हैं। अब यहाँ क्या बता रखा है कि जो हम साधारण शब्दों में कहे कि ये जो पोषण है ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीव जंतु जो है अपने बाह्य वातावरण से, मतलब जो बाहर का वातावरण है उससे भोजन को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं तथा इनसे मुक्त होने वाली ऊर्जा से अपने शरीर का विकास और कार्य करते हैं। अब हम जो भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब अपने बाह्य क्षेत्र से जो भी हम भोजन इकट्ठा कर रहे हैं उसको ग्रहण कर रहे हैं, अपने शरीर की जो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को विकास करने के लिए जो भी हम चीजों का यूज कर रहे हैं, जिन्हें हम ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भोजन भी बोलते हैं। और किस तरीके से हम जो पोषक तत्व है उसको एकत्रित करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह विधि ही पोषण कहलाती है। अब यहाँ आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो पोषक तत्व है उसको हम, वह जैव रासायनिक क्रिया है, मतलब जीवों द्वारा किए जाने वाली क्रिया है जिसके अंतर्गत जो सभी जीव है अपने बाह्य वातावरण, जो बाहर का क्षेत्र है, वहां से भोजन इकट्ठा करके उसे ग्रहण करते हैं और जो भी इनसे मुक्त होने वाली जो भी ऊर्जा है वो अपने शरीर के विकास और कार्य करते हैं, वह विधि पोषण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट यह है कि इस प्रक्रिया में भोजन के अंदर, यहाँ अंदर होगा, भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें सोख लिया जाता है और उन्हें शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ बता रखा है कि इस प्रक्रिया में, मतलब पोषण की प्रक्रिया में क्या होता है। फर्स्ट आपको बताया कि पोषण किस तरीके से बनता है, तो बाहर के जो जीव वगैरह है बाहर के वातावरण से जो भोजन है इकट्ठा करते हैं, जो उनकी ऊर्जा होती है उनको अपने अंदर लेते हैं, तो उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण किस तरीके से स्थानांतरित होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो इस प्रक्रिया में भोजन के अंदर जो भी पोषक तत्व होता है उन्हें सोख लिया जाता है।
जो भी हमने एकत्रित किया है, जो भोजन इकट्ठा किया है, जब हम उसे खा रहे हैं तो उसमें जितनी भी जो ऊर्जा की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा, उसको हम सोख लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और उन्हें शरीर के दूसरे अंगों में हम, ये कार्य तो शरीर के अंदर ही हो रहा है, हम खाना बस चबा रहे हैं, बाकी जो कार्य हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है। तो वो बता रखा है किस तरीके से जब हम उसको खाते हैं तो ये जो है जो तत्व होते हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उनको सोख लिया जाता है और उन्हें शरीर के अंदर ही दूसरे अंगों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब दूसरे अंगों में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ आपको बता रखा है पोषण का महत्व। जो आपका पोषण है उसका जो महत्व रहने वाला है वो बता रखा है। तो फर्स्ट हमने देख लिया कि पोषण किस तरीके से मतलब हम वो उसका कार्य है, किस तरीके से पोषण कहलाता है। जब हम बाहरी जो हमारा वातावरण है वहां से हम भोजन को एकत्रित करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, जो उसकी ऊर्जा होती है उसको अपने अंदर लेते हैं, उसी को हम पोषण कहते हैं। पोषण किस तरीके से जो शरीर में स्थानांतरित होता है, तो जो ऊर्जा होती है उस भोजन की, उस भोजन के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उसको वो अपने अंदर सोख लेते हैं हम, और उसके बाद ही जो हमारे शरीर के दूसरे अंग होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। अब तो इसका महत्व क्या है, ये कार्य जो हो रहा है ये तो हमने देख लिया पोषण क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, लेकिन इसका महत्व क्या है। अब हमारे शरीर के लिए कोई भी चीज हम देख रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट होगी तभी हम उसका ग्रहण कर रहे हैं। तो किस तरीके से ये जो है पोषण है वो महत्व रखता है हमारे जीवन में, हम उसको समझेंगे कि प्रत्येक प्रकार के छोटे या बड़े जीवों में पोषण अति आवश्यक है। अब पोषण बहुत जरूरी है, चाहे ही वो छोटे हो या बड़े जीव हो, ठीक है, क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है, अतः पोषण के बिना जीवन ही असंभव है। अब यहाँ क्या बता रखा है कि हमें पोषण से ही जो है वो हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य करने की शक्ति है, वह हमें पोषण से प्राप्त होती है। जब हम देखेंगे जो तत्व वो हमारे अंदर से ही जो सोख लिए जाते हैं और हमारे अनेक जो अंग होते हैं वहां पहुंचाए जाते हैं, तो उसी से जो है हमें ऊर्जा मिलती है, कार्य करने की हमें शक्ति मिलती है, जिसके बाद ही हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। और पोषण के बिना जीवन जो है वो असंभव है, मतलब हम पोषण के बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, रोगों से बचाव के लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना पड़ता है। अब इसी में लाइन दे रखी है कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए पोषण, नेक्स्ट बता रखे है कि किस लिए हमें यूज मतलब महत्व है इसका, तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए, रोगों से बचाव के लिए। इसमें आप छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में दे रखा है, आपको सारे पॉइंट्स याद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए ये आप अपना फर्स्ट पॉइंट रख सकते हैं, रोगों से बचाव के लिए सेकंड पॉइंट रख सकते हैं। इसी में आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, जब हम भोज्य जो पदार्थ है उनको करते हैं, किस लिए करते हैं, जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो, ऊर्जा से क्या होगा, हम ये सारे कार्य कर पाएंगे जो यहाँ पे आपको ऊपर बता रखे हैं कार्य करने के लिए, रोगों से बचाव के लिए। तो इसमें वही बताया गया कि हम भोज्य पदार्थों को क्यों ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम ये सारे जो कार्य हैं, हमारे शरीर में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी रोग है, उनसे हम लड़ाई कर सके और एक स्वस्थ जीवन जी सके। अब यहाँ आपका आ गया है यहाँ पे नैदानिक पोषण। तो हम नैदानिक पोषण को समझेंगे। नैदानिक पोषण का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बनाकर देना है। अब नैदानिक पोषण क्या है, यहाँ पे आपने अपने नाम जो आपका चैप्टर है उसमें नाम में भी देखा था, नैदानिक जो आहार था, नैदानिक पोषण। तो यहाँ आप देखिए नैदानिक पोषण का अर्थ क्या है कि किसी भी व्यक्ति अथवा रोगी को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार की योजना बनाकर देना। हम डाइटिशियन की तरह इसको लेके चल सकते हैं कि वो हमें आहार की ना एक योजना, एक नियम बना के दे रहा है कि हमें ये इस दिन खाना है, ये इस दिन खाना है। ये सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जो डाइट कर रहा है, ये चाहता है कि जो उसका शरीर है वो फिट रहे, या फिर ये रोगियों के लिए भी हो सकता है जो रोगी होते हैं, जिनकी आहार संबंधित समस्याएं होती हैं।
तो उनके लिए क्या करते हैं, जो होते हैं उनके लिए अनुकूल आहार की योजना जो होती है वो बनाकर देते हैं, जो आहार की होते हैं, जो नैदानिक पोषण वाले कार्य जो कर रहे हैं उसमें। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाती है। अब यहाँ नैदानिक पोषण की डेफिनेशन बता रखा है कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो है, स्पेशल क्षेत्र हम बोलेंगे, जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, नैदानिक पोषण कहलाता है। मतलब बीमारी के समय जो भी आप देखेंगे, आपका पोषण से संबंधित जो भी बीमारी है, जो उसको दूर कर रहे हैं, उसी को ही नैदानिक पोषण कहते हैं। जैसे आपकी पोषण से संबंधित कोई भी समस्या है तो नैदानिक पोषण कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक बार फिर से इस लाइन को देख लेते हैं, पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय पोषण से संबंधित हो। मतलब जो भी बीमारी है वो संबंधित है हमारी पोषण से। ठीक है, अब थोड़ी इधर की आप लाइन लिखेंगे, थोड़ी डिफिकल्ट है, तो हम इसको इजी वे में लेके चलेंगे कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र है, पोषण का जो स्पेशल, आप बोल दीजिए इसको स्पेशल, तो जो विशिष्ट क्षेत्र है बीमारी के समय पोषण से संबंधित है, बीमारी के टाइम पे वो पोषण से संबंधित है, जो भी हमारे अंदर समस्या है वो पोषण से संबंधित है, तो नैदानिक पोषण कहलाता है। वही जो है नैदानिक पोषण आपका कहलाएगा। आजकल इन क्षेत्र को चिकित्सकीय पोषण उपचार भी जो है वो कहते हैं। आज के समय में इसको चिकित्सकीय जो पोषण उपचार है वो कहा जाता है। मतलब नैदानिक पोषण को ही हम चिकित्सकीय पोषण उपचार कहते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सीय पोषण नई विधियों, तकनीकों तथा अनुपूरक का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ बता रखा है कि किस तरीके से ये कार्य करता है। तो चिकित्सकीय जो पोषण है वो नई विधि, अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, हर जगह पे हर फील्ड में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वही बता रखा है कि ये नई विधियों से तकनीकों अथवा अनुपूरक का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ पे क्या है, पूरे में आपको जो बता रखा था मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट नैदानिकी पोषण है वो आपको बता रखा था कि नैदानिकी पोषण का अर्थ है किसी भी रोगी अथवा मरीज को, जो भी रोगी है, मरीज है या कोई सामान्य व्यक्ति है जो डाइट की जो है वो लेना चाहता है, किसी डाइटिशियन से लिस्ट लेना चाहता है, तो जो भी आहार से संबंधित जो भी वो कार्य करेंगे या जिसके पास वो जाएंगे, वही जो है आपका नैदानिक पोषण कहलाएगा। नेक्स्ट में कोई भी पोषण से संबंधित जो बीमारी होती है उसके टाइम पे जो भी आप देखेंगे पोषण से संबंधित बीमारी है उसको नैदानिक पोषण कहा जाता है, और जो भी उसको आप देखेंगे उसको सॉल्व करेगा वो आहारिकी होगा। और इसमें बता रखा है इसके नए नाम को, नैदानिक पोषण के नए नाम को क्या है, चिकित्सकीय पोषण उपचार। नेक्स्ट में आपको बता रखा है चिकित्सकीय पोषण उपचार, पोषण जो है ये नई तकनीक, मतलब यहाँ पे नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि जो पोषक तत्व है उनको पूर्ण किया जा सके किसी बीमार व्यक्ति में या किसी नॉर्मल व्यक्ति में। तो यहाँ पे मेनली आपको बता रखा है इसके बारे में कि किस तरीके से पोषण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम उसको लेकर कहाँ जाएंगे। तो पोषण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको हम नैदानिक पोषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नैदानिक पोषण का जो आपका महत्व है वो बता रखा है। तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ चिकित्सकीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब नैदानिक पोषण विशेषज्ञ मतलब जिसके भी पास जो है पोषण की प्रॉब्लम है, अभी आप देख रहे हैं हर फील्ड में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, तो यहाँ वही बता रखा है कि नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो है चिकित्सकीय आहार बताकर बीमारी के प्रबंध में अहम भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भी चिकित्सकीय आहार है, जिस आहार से जैसा खान पान रखकर आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी आपकी बीमारी है उसको दूर किया जाता है, दूर कर सकते हैं जो लोग, ये आपको बताते हैं जो, उनको नैदानिक पोषण विशेषज्ञ
कहते हैं। साथ ही रोगों से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव देते हैं। अब जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ है वो साथ में ही हमें जो रोगों से बचाव की जो भी प्रक्रिया होती है उसको बताते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए नए हमें सुझाव भी देते हैं। चिकित्सकीय पोषण नई विधियों, तकनीकों तथा अनुरूपकों का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करते हैं। मतलब कि इसमें ही बता रखा है कि निदानिकी पोषण विशेषज्ञ जो है वो लोग इसी तरीके से अपना जो कार्य है वो करते हैं कि जो भी नई विधि है, नई तकनीक है, उनको लेकर आते हैं और जो मरीज है उसमें जो पोषण संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करते हैं। अब यहाँ आपका आहार की बता रखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें खाद्य पदार्थों के गुण, दोष, पोषक तत्व। क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें खाद्य पदार्थों के गुण, दोष, पोषक तत्व, भोजन तैयार करने और उसके सेवन आदि का विवेचन होता है। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, आहार की जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जो खाद्य का गुण है, दोष है या पोषक तत्व है, भोजन तैयार करके और उसके सेवन आदि का विवेचन, मतलब उसके बारे में बता रहे, भोजन के बारे में, उसके गुण के बारे में, दोष के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, और तैयार हो जाने के बाद जो उसका सेवन है उसके बारे में विवेचन कर रहे हैं, मतलब उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसको हमें डीपली बता रहे हैं, वही आहार की कहलाएंगे। अब यहाँ आपका आहार चिकित्सा दे रखा है। अब आहार चिकित्सा आप नाम से समझेंगे, आहार चिकित्सा मतलब आहार के द्वारा हम अपना जो चिकित्सा है मतलब इलाज है। अब मेडिसिन वगैरह आपने सुना होगा, लेकिन हम आहार से अपने रोग से कैसे लड़ सकते हैं, रोग मुक्त कैसे हो सकते हैं, वो यहाँ पे बता रखा है। तो आहार चिकित्सा अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के संतुलित चयन को बढ़ावा देती है। अब आहार चिकित्सा में क्या है, यहाँ पे मेन हम किसको रखेंगे, अपने आहार को। तो यहाँ पे जो भी है कि आहार चिकित्सा अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के संतुलित चयन। अब जो भी आहार हम ले रहे हैं उसकी संतुलित चयन, मतलब उसमें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि शर्करा हो, वसा हो, पानी हो, प्रोटीन वगैरह हो, वो सभी उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए, एक संतुलित आहार होना चाहिए। तो उसी को ये जो आहार चिकित्सा है वो बढ़ावा देती है, उसके चयन को बढ़ावा देती है कि हमें उसी प्रकार का जो भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। वह आहार जो रोगाणुवस्था में किसी व्यक्ति को दिया जाता है, मतलब बीमारी की जो अवस्था होती है उसमें दिया जाता है ताकि वह जल्दी सामान्य हो सके। यह सामान्य भोजन का संशोधित रूप होता है, उपचारात्मक आहार कहते हैं। मतलब अब किसी रोगी को जो आहार दिया जा रहा है वो उसको इसलिए दिया जाता है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से सामान्य हो जाए, क्योंकि हम रोगी और एक नॉर्मल व्यक्ति को सेम आहार नहीं दे सकते। हो सकता है रोगी की अलग अलग प्रॉब्लम हो, उसे बोला गया हो कि वो ठोस आहार नहीं खा सकता है, उसको तरल आहार खाने की आवश्यकता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति है वो तो किसी प्रकार का आहार कर सकता है। तो रोगी को एक विशेष प्रकार का आहार दिया जाता है जो सिर्फ उसके लिए हो ताकि वो जल्दी से सामान्य हो जाए, तो हो सके सामान्य भोजन। इसी को जो है मतलब जो हम भोजन देते हैं, जो रोगी होता है, पेशेंट होता है, उसको जो हम भोजन देते हैं उसको हम संशोधित रूप में देते हैं। उसी संशोधित रूप में देते हैं मतलब भोजन का जो है संशोधित मतलब तरल रूप में ही, तरल पदार्थ में। आप देखेंगे ज्यादातर आप रोगियों के बारे में सुनेंगे तो उनको तरल पदार्थ ही दिया जाता है, तरल जो भोजन होता है वही दिया जाता है, क्योंकि उनको हार्ड जो है ठोस चीजें वगैरह होती है वो नहीं खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो संशोधित रूप में होता है, मतलब जो भी हम उनको आहार देते हैं वो सभी तरल रूप में होता है। संशोधित रूप में मतलब पूर्ण रूप से उसमें सभी जो पौष्टिक चीजें होती है वो मिली होती है उसके अंदर, वो आहार उनको दिया जाता है। और उपचारात्मक आहार कहते हैं इसी को हम, उपचारात्मक मतलब हम किसी उपचार के लिए एक व्यक्ति को दे रहे हैं ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार की जो चीजें हो वो मिली हुई हो, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो, सभी प्रकार के प्रोटीन वगैरह हो जो मिले हो, और किसी रोगी व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उपचारात्मक आहार, उसको हम कहते हैं।
कुछ मामलों में स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को खत्म करने के लिए एक वैकल्पिक आहार जीवन शैली की योजना विकसित की जा सकती है। अब यहाँ बता रखा है कि कुछ मामलों में स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त करने के लिए, कोई रोगी है तो उसके स्वास्थ्य को दोबारा प्राप्त करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों को खत्म करने के लिए एक वैकल्पिक आहार जो है, वैकल्पिक आहार की जीवन शैली की योजना को विकसित की जा सकती है। यहाँ आपको इसी में जो आपका पॉइंट है वो बता रखा है, जो आपका आहार चिकित्सा है उसी के अंदर। अब यहाँ आहार चिकित्सा के उद्देश्य, अब हमने पढ़ लिया कि आहारिकी क्या है। फर्स्ट हमने देख लिया कि आहारिकी मतलब जो भी हमारा आहार है, ये एक तरीके का विज्ञान ही है जिसमें आहार की हमारी जो गुणवत्ता है, दोष है, उसके बारे में हमें खुल के वो बताते हैं। नेक्स्ट हमने आहार चिकित्सा के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से रोगी को भिन्न खाना दिया जाता है, जो कि उपचारात्मक हम बोल सकते हैं, उसको आहार बोल सकते हैं। और किस तरीके से जो हमने नैदानिक पोषण जो विशेषज्ञ है उसके बारे में भी समझा। और अब यहाँ आहार चिकित्सा के उद्देश्य, हम आहार से जो चिकित्सा कर रहे हैं उसके क्या उद्देश्य है हम उसको समझेंगे। मरीज के भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची बनाना। अब देखिए, कोई व्यक्ति मरीज है, कोई बीमार है और वो भी मतलब जो उसका मन कर रहा है वो खा रहा है, जो वो खाना चाहते हैं वो कठोर हो या आप देखेंगे बिल्कुल तेल में सना हुआ हो, तो वो तो उसके लिए ठीक नहीं होगा, वो उसको उससे परहेज करना पड़ेगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। तो वही बता रखा है कि मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए। अब प्रकृति क्या है, मतलब जिस प्रकार का वो भोजन खा सकता है, जिस प्रकार का भोजन वो ग्रहण कर सकता है, जिस स्टेज में होगा उसी प्रकार का भोजन ग्रहण कर सकता है वो। तो वही है कि मरीज के भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची बनाना। अब जो भी वो सूची बनाएंगे, जो भी आहार के बारे में बताएंगे या जो भी वो खाना खाने के लिए बोलेंगे, वो इसी हिसाब से बोलेंगे कि जो पेशेंट है वो किस स्टेज पर है, कौन कौन से खाने वो खा सकता है, उसी के हिसाब से ये सूची बनाकर देते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा आहार के द्वारा ये जो हमारी जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके, ठीक हो सके, हमें उचित मात्रा में जो है प्रोटीन मिल सके, ऊर्जा मिल सके। नेक्स्ट, बीमारी के हालात को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान में आहार में परिवर्तन करना। अब आप लंबे समय से एक ही आहार जो है ग्रहण किए जा रहे हैं, मतलब एक ही टाइप का आप देखेंगे, आप अलग अलग चीजें नहीं ले रहे। जैसे आप दाल ले रहे हैं, दाल खा रहे हैं तो डेली लाइफ में हम दाल ही खा रहे हैं, दाल के साथ आपने कुछ रख लिया, लेकिन ज्यादा उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे, आप साथ में हरी सब्जी नहीं खा रहे या कुछ और प्रोटीन की चीज नहीं खा रहे हैं। तो इसमें यही बता रखा है कि बीमारी के हालात को सुधारने और नियंत्रण करने के लिए, अब बीमार है उसको सुधारने के लिए या फिर उसको नियंत्रण करने के लिए क्या है, रखने के लिए वर्तमान आहार, मतलब जो आप रिसेंट में खाना खा रहे हैं, जो आहार ले रहे हैं उसमें परिवर्तन करना। उसी में ही आप चेंज करेंगे आहार। हो सकता है कि आप जो आहार अभी ले रहे हैं वो आपके लिए ठीक ना हो, तो वो आपको बताएंगे, आहार चिकित्सक जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके का आहार आपको लेना चाहिए ताकि जो आपके अंदर की प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सके। पोषणहीनता की स्थिति में पोषण युक्त आहार निर्धारित करना। अब जो आहार चिकित्सा है उसमें आपको यही बताया गया है कि पोषणहीनता की स्थिति में, मतलब जिसमें आपको पोषण की जो हीनता है वो कमी है, पोषण की आपको कमी है, ऐसी स्थिति में पोषण युक्त आहार जो है वो आपको दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि आहार चिकित्सा के कौन कौन से महत्व हैं। ठीक है, तो इसमें बताएंगे आप फर्स्ट, संतुलित आहार हमें लेना चाहिए, इसमें हमें बताया गया है ताकि हम संतुलित आहार ले तो हम आहार के द्वारा ही जो अपनी त्रुटियां हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सके। आप इसको इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसे, संतुलित आहार लेने के बारे में बताया जाता है, या रोगी के अनुरूप आहार की सूची बना के दी जाती है कि किस प्रकार का भोजन वो कर सकता है, साथ ही में पोषण की कमी ना हो इस प्रकार को ध्यान में रखकर जो सूची है उसको बनाया जाता है। आहार में जो भी कमी है उसको पूर्ण किया जाता है। आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं इसके अंदर। इसमें बाकी ये पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखकर सूची बनाई जाती है, बीमारी के हालात को सुधारने के लिए या उसमें परिवर्तन करने के लिए, उसको अपने हाथों में लाने के लिए उसको जो भोजन है उसमें परिवर्तन किया जाता है कुछ। और नेक्स्ट, पोषणहीनता की जो कमी होती है उसमें पोषण युक्त जो भी पदार्थ होते हैं वो खाने की
और जो भी सलाह है वो दी जाती है। दीर्घकालीन बीमारियों की स्थिति में आहार्य उपचार द्वारा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन बीमारियों को रोकना। अब ये दीर्घकालीन क्या है? जो बीमारी है हमारी लंबे समय तक जो हमारे साथ चलती ही है, मतलब ये बीमारी ऐसी होती है जो लंबे समय से रहती है और जो अल्पकालीन होती है, मतलब कुछ ऐसी बीमारी जो जल्दी ठीक हो जाए, कुछ समय के लिए हो और ठीक होने का स्कोप हो, ऐसी कोई बीमारी। तो यहाँ बता रखा है कि दीर्घकालीन बीमारी की स्थिति में आहार उपचार के द्वारा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन बीमारियों को रोकना। अब आहार उपचार के द्वारा ही ये दीर्घकालीन जो लंबे समय तक चल रही है बीमारी या लंबे समय से चलती हुई आ रही है आपके साथ, या कुछ समय पहले ही आपके साथ ऐसा हुआ है और वो बीमारी ठीक हो सकती है, तो उन सभी को ही आहार से क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आहार में ही चेंजेस कर सके, जो पोषक तत्व है उनको हम उपयुक्त मात्रा में दे सके, तो उसी से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, भले वो बीमारी लंबे समय से चलती आ रही हो या कुछ समय पहले ही आई हो। मरीज को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करना। अब क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स जो है उनको सलाह दे देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मानते नहीं है। उनका यही है कि हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो हमें और टेंशन ही दे देंगे, मना कर दिया खाने के लिए, इस एज में ये बोल दिया, इस एज में वो बोल दिया। अगर कोई ओल्ड एज के जो आप देखेंगे इंसान होंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि इस एज में हमें ऐसा खाना खाने के लिए बोला है, अब यही आखिरी स्टेज है, हमें ऐसा खाना नहीं खाना है, जो हमारा मन करेगा हम खाएंगे। तो क्या करते हैं, ये इस तरीके की जो बातें होती है, क्या वो मानसिकता पे गलत प्रभाव डालती है। तो क्या करते हैं, जो उनका मन करता है वो ऐसा वैसा ही आहार लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर है, ये लोग ईमानदारी से ही जो है आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं कि आपको यही आहार लेना है जिसमें आपकी जितनी भी पोषक की चीजें हैं वो आपको मिल सके, आपको प्रोटीन मिल सके, ऊर्जा मिल सके, और जो आपकी बीमारी है उससे आपका रोकथाम हो सके। तो ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो हमें यही देते हैं। अब यहाँ आहार के प्रकार आपको दे रखे हैं कि आहार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। नियमित आहार फर्स्ट आपको दे रखा है, नियमित आहार। तो नियमित से क्या समझ में आ रहा है? नियमित मतलब हम डेली जो लाइफ में है नियमित रूप से ले रहे हैं, मतलब उसको इंक्लूड कर ही रहे हैं, करना ही है ऐसी चीज। तो एक नियमित आहार एक स्वस्थ भोजन योजना है। अब एक नियमित आहार मतलब इसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो उपयुक्त है, आपके जो भी आप आहार ले रहे हो उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं। तो एक नियमित आहार एक स्वस्थ भोजन योजना है जिसमें सभी खाद्य समूहों के विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ जो है वो शामिल होते हैं। मतलब नियमित आहार एक स्वस्थ भोजन योजना है, जो हम नियमित आहार ले रहे हैं उसी को हम स्वस्थ भोजन योजना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के जो तत्व है हमें मिल रहे हैं, तो हम उसको एक स्वस्थ भोजन योजना बोल सकते हैं, जिसमें सभी खाद्य समूहों के विभिन्न प्रकार के स्वस्थ खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। मतलब सभी समूह के, अब जितने भी जरूरत की चीजें होती है हमें, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देख लिया, वसा देख लिया, जल देख लिया, वो सारी चीजें जो है उपयुक्त मात्रा में शामिल हो, वो सभी एक एक पदार्थ जो है हमारे खाने में मिली हुई हो, तो उसी को हम, जो उसका समूह है उसमें हम शामिल करेंगे, जो हमारा भोजन है उसमें शामिल करेंगे, तो उसको ही हम नियमित आहार बोलेंगे। नियमित आहार जिसमें सभी प्रकार के, यहाँ पे आप देख रहे हैं वसा है, शर्करा है, जल है, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, प्रोटीन वगैरह है, ये नियमित आहार में होंगी। जब ये सारी चीजें आहार में होंगी तभी वो नियमित आहार कहलाएगा। ठीक है। स्वस्थ लोग की पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब ये आहार, नियमित आहार क्या करता है कि जो भी हमारी जरूरतें होती हैं, स्वस्थ व्यक्ति की जो भी जरूरतें होती है उनको वो पूरा करता है। मतलब जो ऊर्जा वगैरह है वो हमें उचित मात्रा में प्रदान करता है, हमारी भूख खत्म होती है, हम कोई भी कार्य करने की जो शक्ति होती है वो हमें मिलती है भोजन के द्वारा, जो नियमित भोजन होता है उसके द्वारा। आहार संशोधन,
अब यहाँ पे आपको बता रखा है आहार संशोधन। तो आहार संशोधन का अर्थ है कि एक आहार जो खाद्य स्थिरता या पोषक तत्व सामग्री को बदलकर या विशिष्ट खाद्य पदार्थों को शामिल या समाप्त करके बदल दिया जाता है। अब संशोधन बताया था, संशोधन में क्या है कि इसमें संशोधित किया जा रहा है, मतलब नए पदार्थों को या तो ऐड किया जा रहा है या पुराने पदार्थों में से कुछ चीजों को हटाया जा रहा है, या उसमें तो कुछ शामिल किया जा रहा है या हटाया जा रहा है, उसी को संशोधन कर रहे हैं, हम संशोधित कर रहे हैं। उसमें सभी प्रकार की जो प्रोटीन की चीजें वो उपयुक्त मात्रा में डाल रहे हैं, कुछ कमी है तो उसमें डाल रहे हैं, कुछ ज्यादा है तो उसमें से हटा रहे हैं, उसको संशोधित कर रहे हैं। तो वही यहाँ बता रखा है कि संशोधित आहार का अर्थ है कि एक आहार में जिसकी जो खाद्य स्थिरता है या पोषक सामग्री है उसको बदलकर या विशिष्ट खाद्य पदार्थों को शामिल करके, जो भी हम आहार ले रहे हैं अगर उसमें कुछ भी कमी है, कुछ भी गलत है, तो उसको बदलकर या फिर नए पदार्थ को उसमें शामिल करके, पदार्थों को शामिल या समाप्त करके, या फिर हम उसको हटा भी सकते हैं, करके बदल दिया जाता है, चिकित्सकीय आहार भी कहा जाता है। इसी को हम आहार संशोधन को भी हम चिकित्सकीय आहार कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बदलाव किया जा रहा है। कोई बदलाव हम खुद से नहीं कर रहे, हमें बताया जा रहा है, हमारे डॉक्टर्स द्वारा बताया जा रहा है कि हमें ये चेंजेस इसमें करने हैं, या तो ये ऐड करना है या तो इसमें से ये हटाना है। तो इसको हम चिकित्सकीय आहार भी बोल सकते हैं। संशोधित आहार की परिभाषा। संशोधित आहार कुछ घटकों जैसे कैलोरी, वसा, विटामिन और खनिजों को शामिल करके या बाहर करने के लिए बदल दिया गया आहार है। संशोधित आहार क्या है? जिसमें कैलोरी हो गया, वसा हो गया, विटामिन और खनिज, अगर कहीं पर इनकी मात्रा कम है या कहीं पर इनकी मात्रा ज्यादा है तो इनको या तो कम किया जाएगा या फिर इनको ज्यादा किया जाएगा, मतलब एक तरीके से इसको संतुलित आहार बना दिया जाएगा। तो हम संतुलित आहार बनाने के लिए जो भी बदलाव करेंगे उसको हम संशोधित आहार कहेंगे। इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो जितने भी आप ये चीजें पढ़ रहे हैं, कैलोरी है, वसा है, विटामिन है, तो इनको मतलब संतुलित आहार में परिवर्तित करने के लिए जो भी हम बदलाव करेंगे उसको हम आहार संशोधन कहेंगे। आहार को आमतौर पर चिकित्सकीय कारणों से संशोधित किया जाता है। आहार को मतलब चिकित्सकीय कारण अब किस लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति को आहार में अलग अलग चीजों को शामिल करने के लिए, अलग अलग चीजों को निकालने के लिए क्यों किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आहार को आमतौर पर चिकित्सकीय कारणों से संशोधित किया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति बीमार है, इसी वजह से उसको जो है आहार लेने के लिए कहा जा रहा है, आहार में संशोधित करने के लिए कहा जा रहा है, आहार बदलने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें उच्च रक्तचाप, शरीर के कम वजन या विटामिन और खनिज की कमी का उपचार शामिल है। अब आहार में क्यों हमें बदलाव करने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि हम पूर्ण मात्रा में या तो जो हमारी कैलोरी, वसा, विटामिन और अन्य खनिज है उसको हम नहीं ले रहे हैं, या फिर हम उसको ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, इसलिए हमें संशोधित करने के लिए कहा जा रहा है इसमें, या बोला जा रहा है कि हमें इसमें चेंजेस करने चाहिए। अब हम आहार में संशोधन करके कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं या कैसे किन व्यक्तियों को बोला जाता है, तो यहाँ बता रखा है कि उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, शरीर के कम वजन या फिर विटामिन और खनिज की कमी का कारण ही जो है इसमें शामिल है। अगर किसी का जो है उच्च रक्तचाप है, मतलब बीपी की प्रॉब्लम है, या किसी के शरीर का वजन उसकी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है या किसी का बढ़ा हुआ है, तो हम संशोधित करने के लिए बोलेंगे कि इस प्रकार की आपको जरूरत है, इसकी ज्यादा जरूरत है, इसकी कम जरूरत है, तो आपको ज्यादा मात्रा में आहार में ये सारी चीजें लेनी है या फिर ये कम मात्रा में लेनी है। तो वो हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, तो इसी वजह से संशोधित करें क्योंकि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। आहार में गुणात्मक संशोधन, इनका अर्थ है भोजन में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशो की मात्रा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाना। मतलब आहार में जो गुणात्मक संशोधन है इसमें क्या किया जा रहा है? गुणात्मक है, यहाँ आप इसको देख लीजिए। तो इसका अर्थ है भोजन में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशो की मात्रा में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाना। मतलब यहाँ पे कम किया जा रहा है कि जो है
आप यहाँ पे स्वाद देखेंगे, मसाले वगैरह देखेंगे, इनकी मात्रा है, या तो आहार में संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को ज्यादा मात्रा में ले रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तरलता वगैरह हो गया, मसाले की मात्रा ज्यादा हो गई, तो इसीलिए संशोधन किया जा रहा है ताकि इसको आप इक्वल कर सके। ठीक है, तो इसका अर्थ है भोजन में पोषक तत्व, तरलता, स्वाद, मसाले की मात्रा और रेशो, मतलब ये जो चीजें आपको दे रखी है इन्हीं में परिवर्तन किया जाता है, इन्हीं में आपको बताया जा रहा है, इन्हीं की तरह जो आप देखोगे कैलोरी है, वसा है, खनिज है, ये सब हमें प्राप्त हो रहा है, जिसलिए हमें इसमें ये जो चीजें आपको बता रखी है इसी में जो आपकी जो संशोधन है, परिवर्तन है, बदलाव है, वो किया जाता है। इन सब चीजों में जितना भी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से बदलाव किया जाता है, स्वाद में, मसाले में, या तरलता में, तत्व में, जो भी चीज है। तत्व में क्या आ जाएगा, जो हम खा रहे हैं। तरलता कितनी मात्रा में उसमें वो तरल पदार्थ है, कितनी मात्रा में तरल रूप से हमें उसमें प्रोटीन मिल रहा है, वो हो सकता है। स्वाद, अब हम बीमार है, वो चटपटा खा रहा है तो ये तो ठीक नहीं है ना, हो सकता है कि उसको किसी नॉर्मल तरीके का खाना खाने की जरूरत है। मसाले, ज्यादा मसाले की मात्रा ले रहा है या कम ले ही नहीं रहा है, ज्यादा मसाले की मात्रा मतलब हद से ज्यादा ले रहा है, उसमें हम परिवर्तन करेंगे। और रेशो, रेशे अगर कम है, ज्यादा है, तो उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जाएगा। रोगी को दिए जाने वाले आहार की मात्रा में परिवर्तन करके क्योंकि रोग ग्रस्त होने पर रोगी सामान्य रूप से नहीं खा सकता। रोगी है, एक व्यक्ति रोगी है, वो सामान्य रूप से खाना नहीं खा सकता है, उसको एक विशेष प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, जिससे कि जो उसकी अंदरूनी प्रॉब्लम्स है, जो रोग है, वो सब ठीक हो सके, वो खत्म हो सके। तो रोगी को हम नॉर्मल आहार नहीं दे सकते, विशेष प्रकार की आहार देने की आवश्यकता है, जो कि उसको आहार संशोधित करके दिया जाएगा, जिसको हम आहार चिकित्सा भी बोलते हैं या चिकित्सकीय आहार भी कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दे रखे हैं आपको कि कौन से रोगी है और उनको कौन कौन से किस प्रकार के जो भोजन है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ उदाहरण के लिए कि एक गर्भवती महिला है, महिला की अधिक प्रोटीन और आयरन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु भोजन में अधिक प्रोटीन को सम्मिलित कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो गर्भवती महिला है वो भी एक तरीके से नॉर्मल फूड नहीं खा सकती है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा खाना जो है उसके लिए, उसके बेबी के लिए वो ठीक है, वो उसी प्रकार का खाना खाएगी। तो वो बता रखा है कि एक गर्भवती महिला को अधिक प्रोटीन की और आयरन की आवश्यकता है। तो क्या होगा, उसके भोजन में प्रोटीन और आयरन को सम्मिलित किया जाएगा, वो ज्यादा मात्रा में उसको ले, या उसको बताया जाएगा कि किस मात्रा में उसको लेने की आवश्यकता है, प्रोटीन और जो आयरन है वो। उच्च रक्तचाप की स्थिति में, मतलब बीपी की प्रॉब्लम जो होती है, उसमें सोडियम के उपयोग को कम करने की सलाह दी जाती है। अब यहाँ सोडियम क्या है, आपका जो नमक है उसको कम करने की जो है हमें सलाह दी जाती है। नमक खाने से आप देखेंगे आपका बीपी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जिनको जो उच्च रक्तचाप मतलब जिनका बीपी बढ़ता है उनको नमक खाने के लिए मना किया जाता है या फिर कम मात्रा में खाने के लिए बोला जाता है। जाती है निम्न रक्तचाप वाले को सोडियम युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। जिसका जो बीपी लेवल जो लो हो जाते हैं, जिनका बीपी, उनको क्या है, नमक की मात्रा जो है वो ज्यादा खाने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ देखा है भोजन की सघनता में परिवर्तन। यहाँ आपको भोजन के प्रकार दे रखे हैं, तरल आहार है, कोमल आहार है या अर्ध तरल आहार है, इसे हम नरम आहार भी कहते हैं। और तरल आहार लिक्विड फॉर्म में होगा वो हम देखेंगे, नरम आहार मतलब जो मुलायम आहार होगा वो हम देखेंगे, और अर्ध तरल आहार इसके बारे में हम आगे समझने वाले हैं। फर्स्ट आपको तरल आहार दे रखा है, तो तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रहते हैं। जो तरल आहार होते हैं हमारे जो कमरे हैं उसके ताप की सामान्य अवस्था में रहते हैं, इन्हें पूर्व तरल आहार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो फाइबर युक्त होते हैं। अब तरल आहार में क्या होता है, फाइबर युक्त जो होते हैं वो आहार, मतलब जो तरल आहार होते हैं उसमें फाइबर जो है, फाइबर उपयुक्त मात्रा में होता है और ये फाइबर से मुक्त होते हैं, मतलब जो फाइबर है इसके अंदर नहीं होता है और पोषक रूप से पर्याप्त होते हैं। मतलब जो पोषक तत्व है वो, ये फाइबर आप देखेंगे ये इसमें
नहीं, मतलब कम पाया जाता है, इससे मुक्त होता है ये, और इसमें जो पोषक तत्व है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में होते हैं। इन्हें पूर्व तरल आहार के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो कि फाइबर से मुक्त होते हैं, मतलब इसमें फाइबर नहीं होते हैं, और पोषक जो है पोषक रूप से पर्याप्त होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो उपयुक्त रूप से पर्याप्त होते हैं इसके अंदर। यह आहार उन व्यक्तियों को लेने की सलाह दी जाती है जिनमें चबाने या निगलने में परेशानी है। अब यह तरल आहार है, मतलब ये पानी की फॉर्म में है, ये जो हम देखेंगे ये हमारा आहार है। तो जिन भी व्यक्तियों को चबाने में प्रॉब्लम होती है, निगलने में प्रॉब्लम होती है, या जिनका ऑपरेशन हुआ होता है, तुरंत ही ऑपरेशन हुआ होता है उसके बाद जो है, या अल्सर ग्रस्त व्यक्ति है, हाई फीवर अतिसार मतलब हाई फीवर है, या गले की कोई प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्ति को ये दिया जाता है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में, तो वो आसानी से उसको पी सके, पी के जो प्रोटीन वगैरह उनको मिल सके पूरी रूप में, पूर्ण मात्रा में, क्योंकि भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी स्थिति में हमें भोजन लेना जरूरी है। तो वही बताया है कि ये उन व्यक्तियों को ऐसा आहार दिया जाता है, तरल आहार दिया जाता है, जिनकी जो चबाने की शक्ति है वो कम होती है, निगलने की शक्ति कम होती है, या फिर किसी को ज्यादा तेज बुखार है, उनको भी ये जो है तरल आहार खाने की जो परमिशन है वो दी जाती है, या उनको सलाह दी जाती है। अब यहाँ तरल आहार के आपको नाम दे रखे हैं। तरल आहार कौन कौन से होते हैं? दाल का पानी हो गया, फलों का रस हो गया, जो जूस हो गया, छाछ हो गया, मिल्क शेक हो गया, या नारियल का पानी हो गया, ये आपके तरल आहार में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आप दे रखा है नरम आहार। तो नरम आहार परंतु ठोस भोजन का पदार्थ उपलब्ध कराता है, जो है नरम आहार परंतु ठोस भोजन जो है का पदार्थ उपलब्ध कराता है, जो हल्की पकाए जाते हैं। इनमें अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें जो है ये नरम आहार है परंतु ठोस पदार्थ उपलब्ध कराता है। इसमें ठोस पदार्थ है लेकिन ये नरम आहार है, क्योंकि इसमें जो चीजें होती है उनको हल्के रूप में पकाई जाती है। तो इसमें जो है अधिक रेशेदार या फिर गैस बनने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मतलब एसिडिटी जो बनने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, वो होते ही नहीं होते हैं, को चबाना और बचाना आसान होता है। पचाना, यहाँ पे आपका पचाना होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है। मतलब ये जो आहार होता है इनको चबाना भी इजी होता है और इनको पचाना भी, मतलब डाइजेस्ट करना भी बहुत इजी होता है। इससे एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। अब देखेंगे कोई भी इंसान है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको इसी प्रकार का आहार जो है वो देना चाहिए, जो कि आसानी से वो चबा भी सके और आसानी से उसको पचा भी सके। उदाहरण के लिए आप खिचड़ी देख सकते हैं, दलिया देख सकते हैं, केला हो गया, उबले तथा मसले आलू इत्यादि। जो उबले आलू है या मसले हुए आलू है, मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस प्रकार के आहार है जो अर्ध पके हुए होते हैं। अब दलिया क्या है, पूर्ण रूप से इसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी होते हैं, और एक तरीके से ये तरल भी होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये थोड़ा सा पका हुआ भी है और थोड़े इसमें रेशेदार मोटे दाने भी है। तो ये ऐसी स्थिति में दिए जाते हैं जहां व्यक्ति इसको चबा सके। तरल आहार की तरह नहीं है कि व्यक्ति की वो स्थिति हो जहां पर उसको निगलने में दिक्कत हो रही है तो वो पिए इसको। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि इसको हम आसानी से चबा भी सकते हैं अगर ऐसी स्थिति में हम, और हम इसको पचा भी सकते हैं आराम से। अब यहाँ आपको दे रखे हैं अर्ध तरल आहार। अब अर्ध तरल आहार के बारे में हम देख रहे हैं। पाचन संबंधी रोग से संबंधित लोग, मतलब जिनको पचाने में दिक्कत होती है, कोई भी वो खाना खा रहे हैं उसको पचाने में दिक्कत होती है, वैसे लोग के लिए चिकित्सक तरल आहार की अनुमति देता है। अब कोई भी व्यक्ति है जिसको खाना पचाने में दिक्कत हो रही है या पाचन संबंधित प्रॉब्लम है उसको, तो क्या है, चिकित्सक उसको क्या बताएगा, अर्ध तरल आहार देने की जो खाने की अनुमति है वो देगा। उदाहरण के लिए अब अर्ध तरल आहार में कौन कौन सी होती है, तो उबली हुई दालें होती हैं, आधा उबला हुआ अंडा हो गया, सूप इत्यादि। ऐसे प्रकार के भोजन जो है वो हमें खाने की अनुमति दी जाती है जब हमें डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम होती है, हम सही से पाचन नहीं कर पाते हैं, तो हमें इस प्रकार का भोजन लेना चाहिए।
अब आपको भोजन देने के तरीके बता रखे हैं। अब भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो मुंह द्वारा भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हम किसी को भी हम मुंह से ही हम खाना खाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वही सबसे अच्छा तरीका हुआ। लेकिन यहाँ पे अन्य तरीके बता रखे किस तरीके से, जब हम रोग से ग्रसित होते हैं या हमारी कोई सिचुएशन नहीं होती कि हम खाना खा सके अपने मुंह द्वारा, तो हम कौन कौन सी अलग जो विधियां होती हैं उसको अपनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि नली द्वारा भोजन ग्रहण कराना। फर्स्ट आपको दे रखा है नली द्वारा भोजन ग्रहण करवाना, कि नली द्वारा भोजन खिलाने में पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। यह तरीका अंतःशिरा संवरण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। इसमें रोगी को भोजन को पचा लेता है और अवशोषित कर लेता है। नली द्वारा दिया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी नली होती है गर्दन के पास, इसके द्वारा आपको भोजन दिया जाता है, ताकि आप पूर्ण रूप से जो भोजन है उसको, आपको जो पोषक तत्व है वो भी मिल सके और आपकी जो इसको पचाने की शक्ति है आपके अंदर वो भी हो। तो इसको ज्यादा अच्छा माना जाता है अंतःशिरा के तरीके से। तो वो बता रखा है, फर्स्ट आपको नली द्वारा बताने हैं जो यहाँ भोजन देने का तरीका है उसमें। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे उत्तम तरीका कौन सा है भोजन देने का, तो आपको आंसर क्या देना है, मुंह से। हम मुंह से जो है अपना सबसे अच्छा और उत्तम तरीका हम भोजन देने का बोलते हैं उसको। नेक्स्ट सेकंड आपका दे रखा है अंतःशिरा भोजन देने का अर्थ है कि रोगी को पोषक विशेष विलयन से दिया जाता है, जिसे शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। अब ये कोई भी ड्रिप द्वारा जो है आपको खाना जो है पोषक तत्व है वो दिया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे इंजेक्शन वगैरह लगाया जा रहा है आपके, जो आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो ग्लूकोज वगैरह जो आपको चढ़ता है उसी में आपका जो भोजन है वो डाल दिया जाता है, ताकि वो शिरा द्वारा जो है वो आपकी नसों में जो है वो भोजन पहुंच सके। अब यहाँ पे आपको बता रखा है जो आपके चिरकालिक रोगों से रोकथाम, मतलब जो लंबे समय से जो रोग चलते आ रहे हैं उनके रोकथाम के बारे में आपको बता रखा है कि पुराने रोगों की रोकथाम, जो पुराने रोग है उनकी रोकथाम, बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आहार और अच्छा पोषण, साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन शैली, पुरानी बीमारी की शुरुआत की उम्र को नियंत्रित करना, विलंबित करना कर सकता है। फर्स्ट यहाँ बता रखा है कि पुराने रोगों की रोकथाम में बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के लिए आहार और अच्छा पोषण, मतलब कोई भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है उसके लिए जो आहार है और पूर्ण रूप से पर्याप्त जो पोषण है, साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन शैली, मतलब पुरानी जो बीमारी की शुरुआत की उम्र, मतलब जब वो बीमारी जो है उसके अंदर आई थी, जो बीमारी लंबे समय से चलती आ रही है, किस एज में उसकी वो बीमारी आई थी, उम्र को नियंत्रित और विलंबित कर सकता है। मतलब जो आहार है वो किस तरीके से, आप देख रहे हैं यहाँ बता रखा है कि जो भी लंबे समय से चलती हुई आ रही बीमारी है, जिस उम्र में वो बीमारी आई थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी, तो ये जो आहार है या रोकथाम है, अच्छा आहार या जो पोषण युक्त आहार है वो किस तरीके से ये जो पुरानी बीमारी है, जिस एज में आपकी जो बीमारी आई थी उसको नियंत्रित कर सकता है वो आहार, उस बीमारी को। भले कितने भी पुरानी बीमारी हो, कितने लंबे समय से चलती आ रही हो, लेकिन आप नियमित रूप से जो आपके पोषक तत्व है, जो आपके आहार है उसको लेंगे, जिस प्रकार का आहार आपके शरीर को चाहिए उस प्रकार का आहार आप लेंगे, तो आपका जो ये पोषण संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, कितने भी पुरानी जो बीमारी है वो आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, नियंत्रण में आ जाएगी। जिन खाद्य पदार्थों का हम विशेष रूप से परिष्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें कई योजक होते हैं, वसा और या चीनी में उच्च होते हैं अक्सर। अब यह बता रखा है कि जिन खाद्य पदार्थों का हम विशेष रूप से परिष्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, हम जिन भी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें कई योजक होते हैं, बहुत सारे योजक होते हैं। उसमें योजकों के नाम आपको बता रखे हैं कि उसमें वसा और जो चीनी है वो उच्च होते हैं ज्यादातर, अक्सर, मतलब ज्यादातर हम केस में देखा गया है कि जो वसा और चीनी है वो उसमें उच्च माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं या ज्यादा मात्रा में माने जाते हैं। यही आपके चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स थे वो आपका हो चुका है। ये आपका
जो नैदानिक पोषण और आहार की जो आपका चैप्टर था वो आपका पूरा हो गया। आई होप आपको ये जो पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और जो भी आपको समझाने की कोशिश की है, प्रयास किया गया है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में यही सारी चीजें थी। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। कहीं भी अगर कोई दिक्कत लगी हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और कहीं भी आपको ऐसा लगा हो कोई चीज छूट गई है, कोई टॉपिक ऐड करने की जरूरत है, तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके, उसे पूरा कर सके। और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।